हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स या अवधारणाएं या रॉन्ग नोशंस जो लोगों के दिमाग में है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट संबंधित या हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है उसके संबंधित कुछ अवधारणाएं जो लोगों के दिमाग में है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक्चुअल रियलिटीज़ क्या है और क्या चीज़ एक्चुअल में सही है, लोगों को जो फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको ना हो, उस बारे में आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है मिथ्स रिगार्डिंग हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और उसका एक्चुअल फैक्ट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला मिथ कॉमनली जो लोग बात करते हैं वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करना है तो मेडिसिन एकमात्र तरीका है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। लोग बाकी सब चीज़ों को काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं। हमें ये जानने की और समझने की ज़रूरत है कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है जिसमें डाइट का, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, एडिक्शन कंट्रोल का, स्ट्रेस रिडक्शन का, प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना और सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलना का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ अगर हम मेडिसिन पर फोकस करें और हमें अगर ये लगे कि सिर्फ मेडिसिन अगर हमने ले ली तो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, तो ये सोचना कम्प्लीटली गलत है। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट जो है एक मल्टीफैक्टोरियल इशू है जिसमें हर इशू पर अगर हम प्रॉपरली फोकस करेंगे तो ही हमको अगर प्रॉपर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज सिर्फ मेडिसिन पर अगर हम फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आना काफ़ी चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार मैंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर ली तो उसके बाद मैं मेडिसिन को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। बीपी अगर एक बार नॉर्मल आ गया तो फिर उसके बाद मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत। देखिए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस तरह से काम नहीं करती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बीमारी को क्योर नहीं करती है, वो खाली ब्लड प्रेशर लेवल्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंट्रोल करने में मदद करती है। जितने टाइम आप मेडिसिन को लोगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, जहाँ आप मेडिसिन बंद कर दोगे बीपी वापस शूटअप हो जाएगा। बीपी की मेडिसिन का असर 24 से 48 घंटे तक ही मैक्सिमम रहता है, कंटिन्यूस वो लाइफ टाइम आपको इफेक्ट देगी वैसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत गलत धारणा या भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि बीपी की मेडिसिन, जहाँ बीपी अगर नॉर्मलाइज हो गया तो वहाँ कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बंद कर सकते हैं। हाँ, प्री हाइपरटेंशन वाले स्टेजेस में अगर या बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन वाले स्टेज में अगर आप है तो आप थोड़े टाइम में दवाइयों को साथ में अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए और एक बार बीपी कंट्रोल हो गया तो धीरे धीरे करके डोज की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में अगर आप हो या आप दवा के बगैर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर मान के चलिए कि दवाइयाँ लंबे समय तक चलेगी। ये कोई दवाइयाँ जो है बीमारी को पूरी तरह क्योर नहीं करती, सिर्फ कंट्रोल करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट भी बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करती है, ये भी पूरी तरह क्योर नहीं करती। क्योर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ में हम क्योर कब बोलेंगे, जब वो चीज़ हमने करी और उसके बाद बीमारी पूरी ठीक हो गई, उसके बाद हम दवा भी बंद कर सके और परहेज भी बंद कर सके तो प्रॉब्लम फिर भी ना आए तो उसे हम क्योर मानते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट का भी जहाँ तक सवाल है वो भी बीमारी को पूरी तरह क्योर नहीं करती, क्योंकि उसको भी लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके वो बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेगी। आप यदि उसको भी थोड़े दिन के बाद बंद कर देंगे और सब्जियों जो साग सब्जी या खाना पीने में आप ध्यान रख रहे थे, जो एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे थे उसको बंद कर दोगे तो बीमारी वापस से पलट के आ जाएगी, बिल्कुल मेडिसिन की तरह। तो मेडिसिन के साथ ये ज़रूर काम करेंगे लेकिन दोनों को लंबे समय तक कंटिन्यू करना ज़रूरी है, तभी आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल जो एक बार हो गया वो मेंटेन तभी रहेगा जब आप उसको लंबे समय तक कंट्रोल रखेंगे। एक और काफ़ी कॉमन मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं अपनी दवाइयों को बंद कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि अगर बीपी बढ़ जाएगा तो मुझे पता तो चली जाएगा। देखिए, 80 to 90% केसेस में हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं होता, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब आपका बीपी 150 है, कब 170 है, कब 190 है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्टेबल सिनेरियो रहता है जिससे बॉडी हैबिचुएट हो जाती है उस पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर लेवल्स के लिए। तो अगर आप उसमें कंटिन्यूसली, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिम्टम्स के हिसाब से ब्लड प्रेशर की दवाई लूँगा तो ज़्यादातर केस में आपका बीपी बहुत हाई भी चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और आप गलत तरह से उसको मैनेज करते नजर आएंगे। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स के भरोसे नहीं रह सकते। बहुत कम पेशेंट्स को उससे थोड़ा हेडेक, चक्कर या कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर रिलेटेड वो पता चलता है। लेकिन ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है और वो खासकर लोअर स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर में जहाँ 130 से 150 हो रहा है या 130 से 170 हो रहा है, वो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलने वाला। हाँ, 120, 130 से 200 अगर सडनली शूटअप हो गया उसकी वजह से सिस्टमिक फेलियर होना चालू हो गया तो वो आप पता कर सकते हैं, पर अदरवाइज छोटे मोटे चेंजेस को आप उतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर केसेस में आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को SOS बेसिस पे जब प्रॉब्लम लगे उस तरह टाइप से आप लेने की अगर कोशिश करोगे
तो वो डिसीजन गलत होगा। दवाइयाँ का असर करने का पैटर्न ही यही है कि उनको लंबे समय तक आप लेते रहोगे तो ही असर करेगी। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पे जा रहा हूँ तो मेरे को घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉमनली ऐसे केसेस में होता है जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन या मास्क हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर की क्लिनिक में जो रीडिंग्स आ रही होती है वो कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केस में घर पर रिकॉर्ड किया हुआ ब्लड प्रेशर को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसका रीज़न ये है कि घर का ब्लड प्रेशर जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो एक स्टेबल सेटिंग्स में है। जब आप घर पे कुछ टेंशन में नहीं हो, कहीं बाहर नहीं हो, किसी डॉक्टर का प्रेशर नहीं है, कोई डेंजर सिचुएशन पर आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो, उस स्टेबल कंडीशन में आपका जो ब्लड प्रेशर रह रहा है वही आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर है और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भले आपका ब्लड प्रेशर आप हफ्ते में एक बार भी जाके या महीने में 5 बार भी जाके डॉक्टर के पास चेक करा रहे हो, फिर भी अगर आप घर पर मेजर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा और वो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा साइंटिफिक वे रहेगा। अगर आप डॉक्टर के पास महीने में 5 बार भी जाएंगे तो जितना आप अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाओगे, उसके साथ अगर आप घर पे मेजर करोगे तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और दवाइयों का टॉलरेंस लेवल भी बेटर होगा और आपको दवाइयों से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। और बीपी का कैसे किस तरह से फ्लक्चुएशन वगैरह भी हो रहा है उसको भी आप घर पर बेटर वे में मैनेज कर पाओगे यदि आप घर पर रेगुलर बेस पर ब्लड प्रेशर को चेक करते हो हॉस्पिटल जाने के अलावा भी। इसके अलावा एक कॉमन मिथ और भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ या सप्लीमेंट्स जो लोग लेते हैं या अलग अलग तरह के जूसेस और काढ़े वगैरह लेते हैं वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। हाइपरटेंशन बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो कि क्यूरेबल नहीं है। अर्ली स्टेजेस में वो कुछ हद तक रिवर्सिबल है, जहाँ लेट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में चला जाता है केस वहाँ पे वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो किसी भी पैथी की मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो, कोई भी चीज़ हाइपरटेंशन को एडवांस स्टेज में अगर हाइपरटेंशन आ जाए या स्टेज 2 में चला जाए तो वो रिवर्स नहीं कर सकती, कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। और ये कंट्रोल भी जो अचीव कर रही है वो उसका इफेक्ट कुछ ही दिन तक रहेगा, लंबे समय तक ये कंट्रोल मेंटेन शायद ना रहे। तो इसलिए ये सब पैथीज को अगर आप ट्रस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं भले, लेकिन डबल चेक हमेशा करिए कि ये जो इफेक्ट आ रहा है वो टिक रहा है कि नहीं और वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ये जो भी चीज़ें आप ले रहे हो वो असर कर रही है कि नहीं, उसको डबल चेक करने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ों को डबल चेक नहीं करोगे और कुछ दिनों के बाद जब वो दवाई का असर चला जाएगा तो अपने आप आपका ब्लड प्रेशर लेवल शूटअप हो जाएगा। कई डाइट्स वगैरह के साथ भी ऐसा एसोसिएटेड है। कई डाइट्स खासकर DIP डाइट वगैरह क्लेम करते हैं कि आपने थोड़े दिन को लिया उसके बाद आप बंद कर दो तो आपको लंबे समय तक क्योर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी तरह की डाइट आपकी ब्लड प्रेशर को थोड़े दिन तक मेंटेन कर सकती है। DIP डाइट वगैरह में बेसिकली वही है कि साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाओ तो उसमें नमक कम रहता है तो थोड़ा टाइम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बंद करोगे तो वापस वो 2-4 दिन 5 दिन में अपने आप वो पुराना लेवल आ जाएगा। थोड़ा 19-20 का वेरिएशन आ सकता है, थोड़े दिन उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लंबे समय तक बेनिफिट कुछ खास नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्योर नहीं कर रही है, सिर्फ कंट्रोल कर रही है, वो भी तब तक जब तक आप उस तरह की डाइट या उस तरह की जो भी पैथी की मेडिसिन है वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको थोड़ा कंट्रोल मिलेगा। पर उसको क्योर नहीं मानेंगे, उसको कंट्रोल मानेंगे। और वो कोई भी पैथी कर सकता है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो या कोई डाइट का पैथी हो, वो बीमारी को क्योर नहीं कर रही, वो कंट्रोल ही कर रही है। जब तक आप वो मेंटेन करोगे प्रेशर्स कंट्रोल रहेंगे, जहाँ पे भी आप उसे छोड़ दोगे तो प्रेशर्स वापस शूटअप हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने डाइट से सारा सॉल्ट को खत्म कर दूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉल्ट रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको कम करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल इम्प्रूवाइज होता है, लेकिन ये बीमारी को पूरी तरह क्योर नहीं करता। और सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में ज़रूरी है। सॉल्ट कट डाउन करने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल को आप 6 से 10 मिलीमीटर तक का कम कर सकते हैं, लेकिन अगर 180-190 बीपी है तो आपका बीपी पूरा 120 पे आ जाएगा सिर्फ नमक को कम करने से। ऐसा यूजली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको ब्लड प्रेशर अगर हायर लेवल्स पे है तो सिर्फ सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन पर भरोसा नहीं करना है। सारी चीज़ों को एक साथ में आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा लंबे समय तक वो रिजल्ट चलेगा। नेक्स्ट है कि काफ़ी लोगों का ये मिथ होता है कि हम अगर सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर पर फोकस करेंगे, डायस्टोलिक पे नहीं फोकस करेंगे तो चलेगा। दोनों ही ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है और दोनों की अपनी वैलिडिटी है, इसलिए दोनों पर ही फोकस करना ज़रूरी है। हालांकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, यानी ऊपर के ब्लड प्रेशर से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका बीपी 120/100 है, यानी ऊपर का सिस्टोलिक नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक ज़्यादा है,
तो अगर वैसा आपका ब्लड प्रेशर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई भी दवा नहीं लो क्योंकि डायस्टोलिक ज़्यादा है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी परसिस्टेंटली आपकी नलियों को डैमेज कर सकता है, नलियों को हार्ड कर सकता है, नलियों को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको सिस्टोलिक पर भी फोकस करना है, डायस्टोलिक पर भी फोकस करना है। दोनों में से एक पर आप फोकस करोगे और दूसरे को इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिथ लोगों के दिमाग में आता है कि हाइपरटेंशन एक टेम्पररी कंडीशन है, थोड़ा टाइम आएगी फिर अपने आप चली जाएगी। वैसा यूजली नहीं होता है। ज़्यादातर हाइपरटेंशन एक लंबी बीमारी है जो लाइफ टाइम ही परसिस्ट करती है। हाँ, कुछ रिवर्सिबल कंडीशंस है, जैसे कोई टेम्पररी स्ट्रेस हुआ या मेंटल स्ट्रेस हुआ है कि कोई परिवार में प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड अगर आपका बीपी शूटअप हुआ है तो वो कुछ टाइम में चला जाएगा या अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगा। कोई हार्ट अटैक की वजह से या कोई बॉडी में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम की वजह से बीपी फ्लक्चुएट हुआ है तो जैसे ही वो स्ट्रेसर चला जाएगा बीपी अपने नॉर्मल लेवल्स पर आ जाएगा। पर ये परमानेंट हाइपरटेंशन की डेफिनेशन नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म परमानेंट हाइपरटेंशन आपको है तो ज़्यादातर केस में वो लंबे समय तक चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो चलेगा लंबे समय तक और उसका ट्रीटमेंट भी लंबे समय तक चलेगा। उसमें अगर आप ये मान के चलो कि एक टेम्पररी कंडीशन है कि जो कि 5-10 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी और उसको फिर अपने को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आगे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत परेशानी में फंस जाओगे। आप उसको रेगुलर बेस पे चेक कराइए। अगर बीपी आपका एक बार ज़्यादा हो के मान लीजिए कम हो भी गया तो भी आपको उसको रीचेक कराने की ज़रूरत है, फिर से रीअसेस करने की ज़रूरत है कि वापस से ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। और काफ़ी केसेस में आप ऐसा पाओगे कि बीपी वापस से बढ़ रहा है और फिर आपको आगे लॉन्ग टर्म उसके लिए थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ एज के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना अपने आप नॉर्मल बात है, तो कोई उम्र के साथ तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी उम्रदराज पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर पूरी तरह नॉर्मल रहता है और काफ़ी यंग पेशेंट्स को भी हाइपरटेंशन रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइपरटेंशन खाली उम्रदराज पेशेंट्स की बीमारी है और हर उम्रदराज व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो ही जाएगा। हाँ, सूडो हाइपरटेंशन बहुत सारे उम्रदराज लोगों को हो जाता है जब नलियाँ हार्ड हो जाती है और आप जो बीपी रिकॉर्डिंग करते हो वो बीपी रीडिंग गलत वे में हार्ड नलियों की वजह से ज़्यादा आता है, उसे सूडो हाइपरटेंशन बोलते हैं। पर ये हर पेशेंट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और एक्चुअल हाइपरटेंशन हर व्यक्ति को उम्र के साथ हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि उम्र दराज व्यक्ति में ज़्यादा ज़रूर मिलती है पर हर व्यक्ति को मिले ज़रूरी नहीं। और उसका उल्टा भी सही है कि यंग पेशेंट में भले कम कॉमन है लेकिन यंग पेशेंट को बिल्कुल नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये केस टू केस, एज टू एज वेरी करता है कि इसलिए जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है उसको उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अलग अलग केस में आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ये व्यक्ति की उम्र कम है तो बीपी नहीं हो सकता या उम्र ज़्यादा है तो इसको बीपी तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उम्र के साथ थोड़ा बीपी का प्रेवलेंस ज़रूर बढ़ता है लेकिन हर केस में बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाइपरटेंशन खाली मेल पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है, मेल लोगों को हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। यूजली थोड़ा सेक्सुअल प्रेडिलेक्शन है उसका और मेल पेशेंट में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो मेल फीमेल में मोरोलेस उसका प्रेवलेंस ज़्यादा फर्क नहीं है। मेल को भी जितना होता है फीमेल को भी वो मोरोलेस उतना होता है, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें ज़्यादा पर हो सकता है हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि हाइपरटेंशन एक पर्टिकुलर एज में होता है या एक पर्टिकुलर जेंडर में होता है या एक पर्टिकुलर कास्ट क्रीड में होता है या हाइपरटेंशन खाली रिच लोग की बीमारी है, अमीर लोग को हाइपरटेंशन होता है, गरीबों को नहीं होता। ये सब चीज़ें सोचना गलत है क्योंकि इस तरह की धारणाओं में अगर आप फंस जाते हो तो फिर आप अपने को चेक नहीं करवाते हो, टेस्टिंग नहीं करवाते हो और फिर जब भी उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने हाइपरटेंशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स पर बात करी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। हाइपरटेंशन से रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड डाइट, एक्सरसाइज के प्रिकॉशंस, लेटेस्ट रिसर्च सब कुछ कवर्ड है। हाइपरटेंशन के प्लेलिस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं आपके नीचे चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आई बटन में भी छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करिए। हाइपरटेंशन को या ब्लड प्रेशर को घर पे कैसे मेजर करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप ज़रूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा।